आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा, यह हम कहना चाहते हैं। ये आवाज है संसद में खड़े रविशंकर प्रसाद की। भारत के तब के केंद्रीय मंत्री, जिनके पास कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कानून इतने सारे मंत्रालय थे। ये 2021 की शुरुआत थी और उनकी सरकार तब किसान आंदोलन की आंच महसूस कर रही थी। सोशल मीडिया पर भी आग कुछ कम नहीं लगी हुई थी और ठीक उसी वक्त सरकार जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कुछ नई गाइडलाइंस मनवाना चाह रही थी। मनमर्जी से काम करने की आदत से मजबूर ये प्लेटफॉर्म्स कसमसाने लगे। किसी ने गाइडलाइंस मानी, किसी ने देर से मानी, कुछ ने मानते मानते देर कर दी। ये सारी की सारी ऐप्स जो थीं विदेशी थीं। भारत की सरकार और कानून के सामने इनकी नानुकुर ने एक माहौल खड़ा कर दिया। इसी बीच एक देसी ऐप का नाम प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से लोगों को सुनने के लिए मिला। वो अपने शो मन की बात में उसकी तारीफ कर रहे थे। इसी तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का भी ऐप है। इसका नाम है कू, KOO कू। इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। कू का नाम सुनते ही कई लोग उसकी तरफ भाग पड़े। उन्होंने उसमें ट्विटर, फेसबुक का ऑप्शन देखा। ऐप जो था भले साल भर पुराना था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पहली बार इसका नाम तभी सुना। देखते ही देखते सरकार के कई मंत्रियों ने ट्वीट कर दिए कि अब से वो कू भी करेंगे। 10 भाषाओं में आए कू पर रिकॉर्ड में डाउनलोड हुए थे उस हफ्ते। अब कू के सपने बड़े हो चुके हैं और वो ट्विटर पर एलॉन मस्क के कब्जे के बाद एग्रेसिवली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नारा लगा रहा है। आज पढ़ाकू नितिन में बात करेंगे कू के को-फाउंडर अप्रमेय राधाकृष्णा से। अप्रमेय ने कू से पहले टैक्सी फॉर श्योर नाम का स्टार्टअप शुरू किया था। मुझे लगता है आपने उसका नाम सुना भी होगा। इसे ओला ने 1200 करोड़ रुपए में 6 साल पहले खरीद लिया था। अब जो है अप्रमेय का फोकस पूरी तरह कू पर है। उनसे पूछेंगे कि कू में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं। कू की इमेज सरकार समर्थक बन गई है। इसे निष्पक्षता का दावा करने वाला कू बदलेगा कैसे? कू फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए क्या करेगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने ऊपर पड़ रहे प्रेशर से कैसे डील करते हैं और क्या इन प्लेटफॉर्म्स पर पॉलिटिकल रायता फैलाने वालों पर लगाम लगनी चाहिए? साथ ही ये भी कि कू से क्रिएटर पैसा कैसे कमाएंगे। मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो अप्रमेय, क्या हाल है? ऑल गुड, आप बताइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू वेरी मच। और कू के बारे में तो हम लोग सुनते रहते हैं, अक्सर खबरें आती रहती हैं। हाल फिलहाल भी आई है। उस बड़ी खबर पर तो आपसे मैं बात करूंगा ही कि काम कैसे करता है, क्योंकि मैं भी उस तरह का यूज़र हूं कू का, जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं जानता। हम तो बस आए थे अपनी बात कहने और जो जो प्लेटफॉर्म मिलता गया वहाँ वहाँ प्रोफाइल बनाते गए। बाद में हमें पता चला कि अच्छा डेटा भी चोरी होते हैं। फिर पता चला अच्छा हम टूल की तरह इस्तेमाल भी हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। हमें ये भी पता चला कि हमारी पसंद नापसंद पर बहुत सारी कंपनियों के धंधे चलते हैं। हमें पता नहीं था। हमें अपने बारे में अभी पता चला कि हम इतने कीमती हैं आप लोगों की नज़र में। तो सारी बात करूँगा, लेकिन पहला सवाल आपसे मुझे ये करना है कि बेसिकली आपकी एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो आपके हिसाब से इन वेबसाइट्स का आइडियली उद्देश्य क्या है या क्या होना चाहिए? इनका क्यों होनी चाहिए हमारे जीवन में? इनका काम क्या होना चाहिए? सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो नेचुरली आता है। अगर आप देखते हैं तो डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप की सेल्फ एक्सप्रेशन करते हैं, बातों से नहीं, पर कोई लोग गाना गाते हैं, कोई लोग नाचते हैं,
कोई लोग लिखते हैं, कोई लोग बात करते हैं, कोई लोग साइलेंटली अपना बात करते हैं, तो आंखों से बात करते हैं, वो भी एक एक्सप्रेशन। बिल्कुल। तो ये जो सेल्फ एक्सप्रेशन का नीड है, जो बिजनेस भी चलाते हैं वो भी सेल्फ एक्सप्रेशन। सो एवरीथिंग इज अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन। तो ये जो सेल्फ एक्सप्रेशन है 10-20 साल पहले सिर्फ अपने लोगों से होता था, मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली, या तो फिर मैक्सिमम आपको एक स्टेज पे बुला के कुछ कहने के लिए बोला तो वो आप उस दिन उस वक्त आपको उतना ऑडियंस मिल जाता। 2 शब्द बोलते थे हम। हाँ, 2 शब्द बोलते थे। सो ये सेल्फ एक्सप्रेशन का जो नीड है वो बहुत ही फंडामेंटल है ह्यूमन नीड के। तो उसको अगर टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हैं तो ऑन द इंटरनेट सेल्फ एक्सप्रेशन करने के लिए तरीके अनेक हैं, पर इसीलिए सोशल मीडिया आ गया, क्योंकि ये नीड इतना ज्यादा था कि लोगों को उनके बारे में जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, उसके बारे में सब कुछ दूसरों को बताना था, तो इसलिए सोशल मीडिया आ गया। तो दिस इज द पर्पस ऑफ सोशल मीडिया, टू एनेबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है और जो लोग चाहते हैं उसको एनेबल करने के लिए हम हैं, जो प्लेटफॉर्म्स। नाउ यू हैव टू बी ट्रू टू इट। ये सच्चाई से करना चाहिए। अगर मैं कुछ कहता हूं, प्लेटफॉर्म उसको जज नहीं करना चाहिए। जो मैं कहता हूं वो मेरे फॉलोअर्स तक पहुंचना चाहिए, और जितना क्लियरली ट्रांसपेरेंटली ये काम प्लेटफॉर्म्स करते हैं उतना पॉपुलर हो जाते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ाए, और ये हम कंसिस्टेंटली और ट्रांसपेरेंटली करते रहे, और लोगों को उनकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चॉइस ऑफ एक्सप्रेशन है, वो उनके फॉलोअर्स तक पहुंचाने में हम मदद करें। ये है सोशल मीडिया। आपके बोलने से मुझे अचानक याद आया कि जब मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही होगी, तब जो गुफाओं में किसी ने उत्कीर्ण किया होगा, मतलब कुछ नुकीले पत्थर से बनाया होगा दीवार पर, वो एक्सप्रेशन का ही एक रूप होगा, या मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकली होंगी, कुछ बताने की कोशिश इशारों से की होगी, वो एक्सप्रेशन होगा। और मुझे तो कई बार लगता है कि जो पहली बार इंसान नाचा होगा ना खुशी में, वो पहला एक्सप्रेशन होगा। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, हम सभ्य हुए, सो कॉल्ड, पता नहीं हुए नहीं हुए, हम तो मानते हैं इंसानों ने तो तय कर दिया है सबसे ज़्यादा सभ्य हम ही हैं। तो उसमें बहुत सारे कहना चाहिए कि तत्व जुड़ गए, एलिमेंट्स जुड़ गए। तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, और ये ऐसा कोई फ्रीडम है जो हमें बचपन से मिला और आदिकाल से मिला हुआ है, शुरू से। बट अभी देखिए कि उसके नाम पर हम बहुत कुछ कहते हैं, और उस चक्कर में आजकल तो दंगे हो जा रहे हैं और वो फैलते हैं। अफवाहों की तो कभी पाँव थे नहीं, अब तो पंख लग गए हैं। तो आपके हिसाब से सोशल मीडिया पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का स्वरूप क्या होना चाहिए? ये ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज ऑलरेडी है, सोशल मीडिया कंपनीज ऑलरेडी है, उनको पता नहीं था 15 साल पहले, 20 साल पहले जब वो शुरू किए थे कि कितना पावरफुल हो। उन्होंने बिल्ड करते रह गए, और जो चीज हम आज देखते हैं वो दिस इज द लर्निंग और द प्रोग्रेशन ऑफ 15-20 years। सो अगर आज हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, सो जो ऑफलाइन वर्ल्ड है उसमें हम कुछ रूल्स, लॉ ऑफ लैंड का पालन करते हैं। ऑनलाइन वर्ल्ड जो है वहां पे कुछ अलग ही चीज होता है। बहुत लोगों को लगता है कि ऑनलाइन एक सेपरेट वर्ल्ड है, वहां पे अनोनिमस है,
वहां पे कुछ भी कह सकते हैं, वहां पे कुछ भी कर सकते मैं दिख नहीं रहा, मैं गाली दूंगा तो मैं पिटूंगा नहीं। हाँ, मैं कुछ भी बोल के भाग जाऊंगा। हैं। हाँ, और ऑनलाइन ऑफलाइन जो है उसका वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कम है। एक हॉल में कुछ बोलते हैं तो हॉल के बाहर कुछ लोगों को पता चल जाता है, उसमें खत्म हो जाता है। पर ऑनलाइन में वेलोसिटी ऑफ प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। एम्पलीफाई हो, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे चलता है। करेक्ट। सो ये रियलाइजेशन होना चाहिए सबको कि जो ऑनलाइन बोलता हूं या करता हूं, वो उसका नतीजा, मतलब उसका इम्पैक्ट, रिजल्ट ऑफलाइन की जैसा ही है, क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं। अगर किसी को गाली दिया, अगर ऑफलाइन हम नहीं देंगे तो ऑनलाइन भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट वही है। किसी ने जाके पुलिस को कंप्लेंट कर दिया कि इसने ये बोला और ये गलत है, तो ऑनलाइन बोला या ऑफलाइन बोला, दोनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है, राइट? सो ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझने में। तो मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया जो है बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है, उसको याद करके हमें सोशल मीडिया यूज करना। शराब की तरह इसका सेवन रेस्पॉन्सिबली करें। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मजा तो देगी, लेकिन जरा से इधर उधर हुए तो सजा बराबर मिलेगी। करेक्ट। तो ये तो लोगों के लिए बात हुई, लेकिन एक प्लेटफॉर्म प्रदाता के तौर पर आप प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को, है ना? आप जैसे और भी लोग देते हैं देश में विदेश में। आप लोग का रोल क्या है इसमें? आप लोगों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए इसमें? एक तरफ तो आप कहेंगे कि हम बोलने की आज़ादी देंगे, और दूसरी तरफ जितनी बातें आपने कही, इन सब बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो ये तो तलवार की धार पर चलने जैसा हुआ। आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा शायद। हमारा गोल ये है कि हम सबसे बड़ा ओपिनियन प्लेटफॉर्म बने, बिना हमारे ओपिनियन का। मतलब एक फ्री फ्लो ओपिनियन प्लेटफॉर्म वेयर द प्लेटफॉर्म डज नॉट हैव एन ओपिनियन। दिस इज आवर गोल। इफ यू कैन, अगर हम ये कर सकते हैं तो बहुत सक्सेसफुल। क्योंकि जब प्लेटफॉर्म एक फिल्टर डाल देते हैं ना, तो उनका रोल बढ़ जाता है, राइट? तब हेडेक बढ़ जाता है, क्योंकि आप सोशल इंजीनियर कर रहे हैं। जो नेचुरल चीजें होना चाहिए सोसाइटी में, उसके साथ आप खेल रहे हो। सो यू आर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी बाय पुटिंग फिल्टर्स ऑफ व्हाट यू थिंक इज राइट और रॉन्ग। वो नहीं होना चाहिए। ऐसा करते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स क्या? मतलब प्रूफ तो किसी के पास नहीं है। थोड़ा बहुत प्रूफ है, थोड़ा बहुत नहीं है। सब लोग बोलते हैं हम नहीं करते। मैंने तो यही सुना, सब लोग कहते हैं हम नहीं करते। आप क्या कहते हैं, सब करते हैं क्या? वो एज इन बाहर से अगर देखें तो लगता है करते हैं, पर प्रूफ नहीं। तो आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि आप भी यूजर होंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स के, कू के। अब तो आप शायद कू ही यूज करते हो, मुझे पता नहीं, बाकी जगह तो उससे पहले थे ही आप। आपने क्या फील किया कभी? अपने साथ ही नहीं कह रहा हूं, अपने आसपास के लोगों के साथ भी होता होगा। हाँ। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि एक तरह का इंफॉर्मेशन सबको मालूम होना चाहिए, तो वो कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो अनबायस्ड, अनओपिनियनेटेड प्लेटफॉर्म का जरूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रोल हम प्ले कर रहे हैं, और हम एक इंक्लूसिव सोशल मीडिया बनाना चाहते हैं, इंक्लूसिव माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, कि सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचना चाहिए। और लोगों का, हिंदी बोलने वालों का, कन्नड़ा बोलने वालों का, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, सबको ये जो पावर है एक्सप्रेशन का, सबको होना चाहिए। क्योंकि इफ यू लुक एट इट, जब एक
हिंदी में बोलते हैं सोशल मीडिया पर और दूसरे लोग इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी के जो पोस्ट है, इवन इफ इट इज मोर इंटेलिजेंट, मोर मीनिंगफुल देन द इंग्लिश पोस्ट, लोग इंग्लिश पोस्ट को ज्यादा वेटेज देते। ऐसा क्यों होना चाहिए? ये तो गलत बात है ना। ये तो देश की मानसिकता का मामला भी तो है। हाँ, तो ये चेंज करने के लिए लोगों को लगना चाहिए कि एज इन दे शुड बी प्राउड ऑफ स्पीकिंग इन देयर लैंग्वेज। हिंदी में बोलने से उनको कम नजर से देखना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक कम्युनिटी हमने बिल्ड किया है ऊपर जो सिर्फ हिंदी लोगों के लिए है। ठीक है, जहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होता लैंग्वेज। सही। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका सवाल था कि क्या मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था? सवाल से तो बहुत आगे आ गए। हाँ, बताइए। तो हमारा एज एन एक्सपीरियंसेस रहा है कि मुझे लगता है कि ये क्यों आ गया बीच में। ये एडवर्टाइजिंग जो आता है वो डेटा से आता है। हमने कुछ बोला है घर पे, उसका ही कुछ ऐड आ गया। सो वो सब एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, पता नहीं मेरी कब बात होगी मार्क ज़करबर्ग से या जैक डॉर्सी से। अब तो खैर एलोन आ गए, पता नहीं, पर मेरे पास आप तो हैं आज, तो मैं आपसे पूछूंगा, कोई प्लेटफॉर्म क्यों किसी प्रेशर में आ जाता है कि जैसा कहते हैं अलग अलग इन्फ्लुएंस में आ जाता है? जैसे आपने अभी कहा कि भाई किसी ने अपने घर में कुछ बोला, अपनी बीवी को कुछ बताया और उससे मिला जुला एडवर्टीजमेंट देखने लगता है वो। या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देखने को बहुत मिलता है। अब तो बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज और खुलासे और किताबें सामने हैं, है ना। आप बताइए मुझे, मैं आपको उसी मंच पर देख रहा हूँ जहाँ सारे लोग बैठे हैं, ज़करबर्ग और ये सब लोग जो चला रहे हैं, और आप भी उनमें से एक हैं। आप मुझे बताइए, आप लोग क्यों प्रेशर में आते हैं? आपकी, अच्छा बीच में टोक रहा हूँ, आपकी लॉयल्टी तो हमारे प्रति पहले होनी चाहिए ना, सरकारों की तरह। तो क्यों आप ऐसे कहें कि उनके हाथों में खेलने लगते हैं बाकी ताकतों के? ऐसे अभी से थोड़ा सनसनीखेज बना के पूछता हूँ। हमारा तो एडवर्टाइजिंग का बिजनेस मॉडल ही नहीं है। हमारा 2 साल का प्लेटफॉर्म है और अभी ग्रो कर रहे हैं। तो हम इनवाइट कर रहे हैं सब यूजर्स, आ जाओ, अपने भाषा में बोलो, खुल के बोलो। ये स्टेज है हमारा। तो मुझे क्यों लगता है कि प्रेशर में आते हैं ये बड़े बड़े कंपनियां सोशल मीडिया का, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल वैसा है और उनका गोल्स सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने का है। तो जब एक कंपनी को सिर्फ पैसों से वैल्यूएशन करते हैं लोग, तो कंपनियां ज्यादा पैसे कमाने में लगते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया जो है, आप टैक्सी कंपनी में रेवेन्यू का कर सकते हैं या दूसरे कंपनी में रेवेन्यू से वैल्यूएशन कर सकते हैं। वो भी आपने चला के देखी है। हाँ। पर सोशल मीडिया में यू शुड नॉट मेजर ओनली बाय अमाउंट ऑफ मनी मेड। ये मेरा मानना है। आपको ये भी लगाना चाहिए कि कितना आप सोसाइटी को डिसरप्ट कर रहे हैं, या तो फिर कितना आपका प्लेटफॉर्म जो है सोसाइटी में मिलजुल के काम कर रहे हैं। उसका भी एक वैल्यूएशन होना चाहिए। सो मैं 10 गुना कम पैसे कमा रहा हूं, पर माई bonding with maintaining equilibrium with the society is much better than the guy who's making 10 times more money. तो मुझे 100 गुना वैल्यूएशन ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि मैंने डिसरप्ट नहीं किया ह्यूमैनिटी को। ये मेरा मानना है कि अगर हम फ्यूचर में इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये जो पैसों के पीछे भाग के उससे कुछ भी करके पैसे कमाने से ये सब करप्शन हो जाता है। मतलब कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो सब हो जाता है क्योंकि सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर
कुछ और बिजनेस मॉडल जहाँ पे यूजर्स क्रिएटर्स को पे कर सके या सब्सक्राइब कर सके या कुछ और कर सके, वो बिजनेस मॉडल्स को हम एक्सपेरिमेंट करके सक्सेसफुल बनाना हमारा काम है, ताकि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कम हो जाए। आपने अभी कहा कि सब कहते ज़रूर हैं कि वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं हैं, लेकिन आपने भी खुद पाया कि ऐसा होता नहीं है। इन्फ्लुएंस्ड वो लोग होते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म्स ऐसे रहते हैं, कहते सब हैं, कह आप भी रहे हैं। मुझे यूज़र के तौर पर आप भरोसा कैसे दिलाएंगे कि आप उनमें से एक नहीं हैं जिनको हमने अब तक एक्सपीरियंस किया? हमने तो अभी तक कुछ रेवेन्यू ही नहीं कमाया, तो हमारा अभी तक की बात नहीं है, आपको तो लंबा चलना है ना, तो मुझे आज भरोसा दिलाइए कि हम उन जैसे नहीं होंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ इन द सेंस, मतलब आप देखिए टेक्निकली आप मतलब मैं ट्रांसपेरेंसी के तरीके से पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसका भरोसा कैसे देंगे? बोलते तो सब मैं बोल आप भी रहे। नहीं, वही बोल रहा हूँ। आज का बात ये है कि हम रेवेन्यू ही नहीं जनरेट करते। हमारा स्टेज है कि यूजर्स को अट्रैक्ट करें, यूजर्स को जो उनको चाहे वो कंटेंट हम दिखाएं, और उनका टाइम जो है हमारे ऐप पे ज्यादा से ज्यादा वो देर तक वो रहें, टिके, स्पेंड करें। हाँ, तो इन द फ्यूचर टू अवॉइड द काइंड ऑफ करप्शन दैट जो बड़े सोशल मीडिया ऑलरेडी हो चुके हैं, हम और बिजनेस मॉडल्स का यूज करेंगे। तो वी वांट टू बी एज अलाइंड विथ ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। 4 स्टेक होल्डर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। एक है प्लेटफॉर्म, दूसरा है यूजर, तीसरा है क्रिएटर, एडवर्टाइजर, चौथा। सो आज क्या होता है, यूजर और क्रिएटर को प्लेटफॉर्म कुछ नहीं देता है, एडवर्टाइजर से पैसा लेता है, खुद ही रखता है, और यूजर और क्रिएटर को कुछ नहीं देता। अगर यूजर को कुछ देंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो वॉलंटियरली कहेंगे कि मेरा डेटा शेयर कर लो, मुझे भी थोड़ा सा पैसा दे दो। वो फेयर है, मतलब नो प्रॉब्लम, द यूजर इज ऑप्टिंग इन टू शेयर हिज इंफॉर्मेशन, ही हैज फुल कंट्रोल ओवर कौन सा इंफॉर्मेशन शेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उससे उनको थोड़ा सा पैसा मिल जाता है, तो अलाइंड हो गया, राइट? जिन यूजर्स को डेटा शेयर नहीं करना है और पैसे नहीं कमाना है, उनको अलग से यू विल हैव टू ट्रीट। मतलब उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म को, या तो फिर उनका 10 लोग जो वो फॉलो करते हैं और उनको पसंद है, उनको उन 10 लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या तो फिर कुछ और ही रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, राइट? सो वो सब बिजनेस मॉडल्स हम इनोवेट करेंगे हमारे जर्नी, एंड वी विल ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। आज ये प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं कि फेसबुक और ट्विटर और ये सब लोग हमारा कौन सा डेटा किसको दे, और वो कैसे उसको इस्तेमाल करके किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ, सो ये इम्पोर्टेंट है, और हम ये करेंगे कि ट्रांसपेरेंट होंगे, आपको फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बोलेंगे कि आप या तो फिर आपका डेटा शेयर करके पैसे कमा सकते हो, या तो फिर आप सब्सक्राइब करके कंटेंट ले सकते हो। सो ये करेंगे हम। अभी एक बड़ी खबर आई आपकी तरफ से कि कू जो है वो पहली सोशल मीडिया कंपनी बनी है जिसने अपना एल्गोरिदम सार्वजनिक कर दिया है। ये क्या है खबर, थोड़ा इसके बारे में बताइए, और इसका मुझे क्या फायदा होगा? So, ये फर्स्ट स्टेप है ट्रांसपेरेंसी के ओर। जो मैंने अभी कहा कि हम हमेशा ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट रहेंगे, तो ये पहला कदम है जहां पे हमने बताया कि आप ट्रेंडिंग हैशटैग जो देखते हैं वो किस एल्गोरिदम पे चलता है, क्यों आप इसको पहले देख रहे हो, क्यों ये 10वीं देख रहे हो। सो आपको अगर हम रेकमेंड कर रहे हैं कि किसी को फॉलो करें, वो कैसे चलता है, क्यों इस
इस पर्टिकुलर अकाउंट को हम कह रहे हैं कि आप फॉलो करें। आपका फीड जो है वो किस ऑर्डर में दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ये सब हमने ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लिया है हमारे वेबसाइट पे। लोग उसको पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर अगर कुछ फीडबैक है हमें लिख सकते हैं। हम जो इंटरेस्टिंग फीडबैक है वो लेके सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन जो भी हम बिल्ड करते रहेंगे उसमें डालते रहेंगे और एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी और सोशल मीडिया ने किया नहीं। क्यों किया नहीं? क्योंकि उनको बताना ही नहीं है कि क्यों आप किसी एक चीज को देख रहे हैं। क्यों मैं अपने दोस्तों की लिखी हुई चीजें देख नहीं पा रहा, और क्यों मैं किसी ऐसे आदमी का कोई फैलाया हुआ कंटेंट देख रहा हूँ जिसका मुझसे कोई लेना देना है नहीं, उस व्यक्ति को मैं जानता नहीं। करेक्ट। लेकिन अभी तो वो दिखाने लगे हैं ना कि ये ऐड है, ये सब अब लोग बताने लगे हैं, अब कंपनियां बताने लगी हैं। मतलब एड का जो लेबल है वो दूसरा है। मतलब एड सेइंग दैट इट इज प्रमोटेड, वो अलग चीज है। हाँ, वो अलग चीज है। पर आपका जो ऑर्गेनिक फीड जो चल रहा है वो, जिसको हम ये सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई लेना देना पैसे रुपए का तो है नहीं है, तो मुझे सीधा सीधा वो दिख रहा है जो मैंने चूज किया है। करेक्ट करेक्ट। तो वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है, आप ये बात तो कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म को इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना चाहिए, और आपकी कोशिश भी है, आपने इसके बारे में बताया, एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। लेकिन आप लोगों का नाम तो सुनाई ही तब दिया जब भारत सरकार ट्विटर से एक सीधी लड़ाई में उलझ गई, और तब बहुत सारे मंत्रियों ने देश के कहा कि अब हम कू की तरफ कूच कर रहे हैं, और अचानक से सरकार के बहुत सारे समर्थक कू ज्वाइन करने लगे। तो और अभी भी मैं कल परसों नरसों भी टहल रहा था कू पर, तो ज़्यादातर आवाज़ें उन्हीं लोगों की दिखाई दी, सुनाई दी मुझे, जिनको प्रो गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये संयोग है केवल कि बस हो गया, उस वक्त ऐसा चल रहा था माहौल तो ये हो गया, या फिर कुछ और है? क्योंकि बात तो ये है ना कि इमेज कू की फिलहाल आप माने ना माने, लेकिन ऐसा है कि एक प्रो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको सरकार समर्थन दे रही है। अगर यूएस गवर्नमेंट ने किसी प्लेटफॉर्म को यूज किया तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि वो खुद ही उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, है ना? हम ये नहीं कहेंगे कि प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस्ड है या कुछ और। नहीं, लेकिन क्या आप कभी किसी सरकार के मंत्री को या प्रधानमंत्री को ब्लॉक कर पाएंगे? ना, हम किसी को ब्लॉक करने के लिए नहीं, एग्जैक्टली। वो दूसरे कंपनीज का जो पॉलिसी है उसके तरफ है। ये है कि इफ देयर इज अ पीस ऑफ कंटेंट व्हिच इज अंडर क्वेश्चन, तो हम उस पीस ऑफ कंटेंट का लेने, अगर वो लॉ ऑफ लैंड से जुड़ता है, हमारा कम्युनिटी लाइन से जुड़ता है, वो देख के हम हटा सकते हैं। पर बिल्कुल ही उनका अकाउंट ही बंद करना हमारा पॉलिसी में ही नहीं। ओके, किसी का भी? हाँ, तो ऑर्डिनरी पर्सन या किसी वीआईपी, हाँ, सो वो पॉलिसी में ही नहीं है। बढ़िया। पर एक पीस ऑफ कंटेंट जो है, अगर कम्युनिटी गाइडलाइंस या इंडियन लॉ के विरुद्ध है, तो उसको मशीन ही हटा देता, क्योंकि हेट स्पीच जो है, पोर्नोग्राफी है, कुछ और है, वो सब हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स जो है वो बेहतर हो रहा है, जहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई करके निकाल दें। और हमने ये किया है ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से कि अगर आपको लगता है कि हमने गलती से निकाल दिया, तो आप आके रिड्रेसल भी कर सकते हैं, कि आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये आपने गलत किया। अगर हमने गलत सही में किया है तो रीइंस्टेट कर देंगे, राइट? तो ये प्रोसेस तो चलता रहे। लेकिन आपके पास इतने सारे यूजर्स होंगे, और जो आप कह रहे हैं वो तो ट्विटर या फेसबुक या और लोग भी कोशिश करते ही हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई कोशिश ही नहीं करता है, सब कोशिश करते हैं कि गाली गलौच ना हो, कोशिश करते हैं हिट स्पीच ना हो, लेकिन बावजूद इसके ऐसे एलिमेंट्स निकल जाते हैं और चलता रहता है जो चलना है। आपने इसे बेहतर करने के लिए और बेहतर करने के लिए क्या किया है? एक है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है 80% नॉन इंग्लिश,
सो जो भी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप किया है वो नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस का किया है. जो फ्रेजेस है गलत शब्दों का या शब्दों का है, वो किसी और के पास नहीं है जितना हमारे पास है, क्योंकि 80% ऑफ आवर प्लेटफॉर्म इज नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? सो जस्ट द रिपोजिटरी ऑफ इतने सारे words and phrases from non-English languages is itself a reason that we will do better than everybody. ये बहुत चैलेंजिंग है. अभी आप 9 भाषाओं में हैं और देश के अंदर आप देखिए कितनी भाषाएं हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है फेसबुक और ट्विटर वालों के सामने तो कुछ भी चैलेंज नहीं है जो आपके सामने बड़ा चैलेंज आने वाला है इस मामले में. So, जो चैलेंज है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे अच्छे से तो वो एक मोड बन जाता है. This is the reason we will be successful in India and others will, right? So challenge को एक opportunity के तरह देखना बहुत ही important है. ये हमारा opportunity है कि हम uniquely कुछ problems को solve करें इंडिया के लिए, ताकि Indians का experience social media पर और बढ़ जाए. हम जो कू वाले लोग हैं, आप और हम, जो हम कू यूज करते हैं, हम क्या केवल कू भाषा में ही अलग है ट्विटर और फेसबुक से, या इसमें और भी कुछ अलग है? हम और क्या एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर जो ट्विटर या फेसबुक का यूज़र नहीं कर सकता? उसके बारे में थोड़ा बताइए. जो भाषा का रीजन है या तो फिर यूएसपी है हमारा, वो सिर्फ भाषा का नहीं है. जब आप एक भाषा का कम्युनिटी में जाते हैं अंदर, तो आप उन्हीं भाषा बोलने वाले का अकाउंट्स देख सकते हैं. ये एक्सपीरियंस कहीं और नहीं. आप एक इंटरेस्ट चूज कर सकते हैं, ताकि जैसे कि आपने क्रिकेट चूज किया, या तो फिर आपने आईपीएल चूज किया, या तो फिर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी का चूज किया. सो उस भाषा में आपके इंटरेस्ट का कंटेंट और सिमिलर लोग जो उसी इंटरेस्ट पे बात करते हैं उनका डिस्कवरी हो जाता है ऐप पर, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट अ लेयर ऑफ लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो अ डीपर लेयर ऑफ इंटरेस्ट, टॉपिक, लोकेशन, people in that language, people who speak about the topic and interest that you like. ये सब जोड़ के एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है when you're consuming, right? दूसरे सोशल मीडिया पर आपका एक पोस्ट इंग्लिश में होगा, दूसरे पोस्ट कुछ और लैंग्वेज में होगा, तीसरा पोस्ट, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है. वो सेकंड ग्रेड सिटीजन जैसा ट्रीट करते हैं कि हमने डाल दिया कुछ हिंदी में या कुछ और. यहाँ पे सिर्फ हिंदी में दिखेगा आपको और हिंदी बोलने वाले लोग दिखेंगे. ये जो सटल एक्सपीरियंसेस है, न्यूएंसेस है, ये बनाता है कू का एक्सपीरियंस, राइट? इट इज नॉट एज इन लैंग्वेज डिफरेंशिएशन इज नॉट ट्रिवियल, इट इज एक्सट्रीमली डीप. सो ये समझने के लिए जो यूजर्स यूज करते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि क्यों डिफरेंट है. और उसके बाद हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम भाषा में बोलने के लिए टूल्स दे सकें. सो इफ यू गो टू आवर ऐप, इवन इफ यू हैव अ इंग्लिश कीबोर्ड, आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं. आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है, तो वॉइस में आप कुछ कह सकते हैं. आपको आपका वॉइस नहीं पोस्ट करना है, आपको वॉइस से लिखना है, वो भी कर सकते हैं. वॉइस टू टेक्स्ट. सो ये सब बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंसेस है कंटेंट जनरेशन इन लैंग्वेजेस, जो हम आगे बढ़ते बढ़ते और डीपर जाएंगे, ताकि पीपल कैन इजीली एक्सप्रेस इन लैंग्वेजेस. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जहां पे आप, especially the topmost Indians, the 1%, 2%, and the VIPs, everybody. So ये हो गया है कि अगर हम सबको इंटरनेट का एक्सेस देंगे, कुछ सोशल मीडिया देंगे, तो डिफॉल्ट इंग्लिश में बात करते हैं. मैं भी वही करता था उससे पहले. हमने ये टूल दिया है कि जो आप बात कर सकें, क्योंकि हैबिट इंग्लिश में बोलने का है
इंटरनेट पर, आप इंग्लिश में बोल दीजिए, पर आप इंग्लिश में बोल के उसके बाद आप हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु सब में ट्रांसलेट करके ऑटोमेटिकली आप उन कम्युनिटीज को भेज सकते हैं, ट्रांसलेट करके। हाँ, ट्रांसलेट करके, और वो ट्रांसलेट आपको अच्छा नहीं लगा तो आप एडिट भी कर सकते हैं, पोस्ट कर ये आप ऑप्शन देंगे कि ये ट्रांसलेशन है, आप इसे चाहे रखें या इसे डिस्कार्ड करें। करेक्ट। आपको अगर विराट कोहली को फॉलो करना है और विराट कोहली हर दिन हिंदी में बोलते हैं कूपर, बाकी सारे सोशल मीडिया पर इंग्लिश में बोलते, अगर आपको विराट कोहली का हिंदी अवतार को फॉलो करना है तो कूपर कीजिए, क्योंकि हर दिन वो हिंदी में बोलते हैं कूपर। ये एक्सपीरियंस आपको किसी और सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। आप उनको कमेंट कर सकते हैं हिंदी में, और बाकी लोग भी हिंदी में ही कमेंट करेंगे, और उसका फील अलग होगा। जो हिंदी बेल्ट का लोग विराट कोहली के बारे में बात करेंगे, वो इंग्लिश वाले लोगों से थोड़ा अलग होगा शायद, राइट? सो वो सब न्यूएंसेस जो है लैंग्वेज का, वो सब ऊपर मिल जाता है। मतलब भाषा केवल भाषा नहीं है, बल्कि भाषा से जुड़े बहुत सारे पहलू होते हैं जिन्हें धीरे धीरे आप लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब रह गया। एक छवि ये बनी क्योंकि सरकार ने आपको सपोर्ट किया, और नरेंद्र मोदी ने पहले कहा, फिर रविशंकर ने भी कहा, तो आपके साथ ये जो छवि बनी, और छवि आप ये बनाना चाहते हैं कि भाई हम ना इधर है ना उधर है, हम सबके लिए हैं, तो इसको तोड़ने की कोशिश अब कैसे होगी? मतलब हमारा ऐप तो फ्री है, कोई भी आके अकाउंट बना सकते हैं, बोल सकते हैं, उनका फॉलोअर्स भी ला सकते हैं। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप मत आओ, आपका वेलकम। सो हमारे जो गोल है वो है कि हम एक ओपिनियन प्लेटफॉर्म बने जिनका खुद का ओपिनियन ना हो। वो पहले भी बोला था, तो हम उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे, और some things will be proven with time, that who is really an unbiased platform, and anybody can come and express themselves, and we welcome everybody. We welcome the Prime Minister, we welcome the leader of opposition, not just politics. We also welcome all the cricketers, all the Bollywood actors, all the common people who want to follow all these people. सबको आना चाहिए, सबको एक इंडियन प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे डिजिटली, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में रशिया का पेमेंट सिस्टम ब्लॉक कर दिया और सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया। तो इफ वी आर नॉट इन अग्रीमेंट with other countries who give us these digital tools, then these services will be taken away overnight. आज है कल नहीं होगा। तो हमारा जो इंडियननेस है, so we have the capability. हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि हम 2 साल में जो ट्विटर 15 साल में किया है, हमने 2 साल में उनका प्रोडक्ट से ज्यादा फीचर्स बना लिया। तो हमारा कैपेबिलिटी है, हमें हमारा प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, और ये प्रोडक्ट को हम दूसरे कंट्रीज जो नहीं बना सकते हैं खुद का माइक्रो ब्लॉगिंग, खुद का। अभी नाइजीरिया का सवाल आया कि नाइजीरिया में नहीं चल रहा है ट्विटर, तो उनकी सरकार ने जो है कू पर आने प्रिफर किया, कू पर है वो। सो और भी कंट्रीज होंगे वर्ल्ड में जो ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं सोशल मीडिया का, सिर्फ यूएस का नहीं। हमें कुछ और सोशल मीडिया की जरूरत है, वो देख रहे हैं, और हम इंडिया से बाहर भी जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, मिडिल ईस्ट जाएंगे, अफ्रीका जाएंगे, साउथ अमेरिका जाएंगे। सो वहाँ आप क्या कहेंगे? यहाँ तो आप देसी भाषाओं की बात कर रहे हैं, देश की बात कह रहे हैं, वहाँ आपका नारा क्या होगा फिर? अगेन फिलॉसफी इज द सेम, नो ओपिनियन, नो रूल फोर्स बाय अस। उनका जो देश का लॉ ऑफ लैंड है उसको पालन करेंगे। हमारा कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है, हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस जो है,
उस 80% वहां पे भी चलेगा, 20% को ट्वीक करना पड़ेगा, वो कर देंगे. So each country should feel like it's in its own social media. It shouldn't feel like कोई और इंडिया का जो थॉट्स एंड ओपिनियंस है वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं. वो नहीं होना चाहिए. किसी का भी नहीं होना चाहिए. सही है. अच्छा, सोशल मीडिया अब कितने पर्सनल यूज़ की चीज़ रह गया है और कितना सामूहिक जनमत से जुड़ा हो गया है, मतलब पब्लिक कितना हो गया है. ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया जब शुरू में आया था तब वो इंडिविजुअल्स के डेली लाइफ के मिरर जैसा था और अभी इंडिविजुअल यूज़ के साथ साथ डिफरेंट ग्रुप्स के सोशियो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन और रिएक्शंस का टूल भर रह गया है. इसका रूप बहुत बदल नहीं गया है. आपको ये रूप ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो वाला अच्छा लगता था? मतलब as naive users of social media, सब लोग आके जो नेचुरली आता था वो करते थे. और डिफरेंट सोशल मीडिया इज मेंट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. मतलब इंस्टाग्राम पे जाके आप लाइफस्टाइल का फोटोज डालेंगे, क्या खाया, कहाँ गया, किसके साथ गया, क्या पहना. सो ऑल ऑफ दिस इज ऑन इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल. ट्विटर पे ओपिनियंस है पर इंग्लिश में है, इसलिए हमने कू बनाया. सो ओपिनियंस के लिए कू पे जाएंगे, राइट. अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जुड़ना चाहेंगे, उनका अपडेट्स देखना चाहेंगे तो फेसबुक पे जाएंगे. हर रोज का कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप पे जाएंगे. तो हर एक सोशल मीडिया एक एक पर्पस के लिए हो गया है, उसी पर्पस के लिए जाएंगे. उसमें से अभी भी नाइव यूजर्स हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पर कुछ लोग जिनको पता चल गया कि इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, वो इंटेलिजेंटली यूज कर रहे हैं, राइट. सो दैट इज ओके, as long as you are within the realm of law of land and the community guidelines of that social media platform. ये तो ठीक है. मतलब ऑफलाइन वर्ल्ड में भी होता है ना. मतलब कुछ लोग नाइव है, कुछ लोग को पता है कि कैसे इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, वो बोलेंगे तो इन्फ्लुएंस हो जाए. तो ये तो ऑफलाइन वर्ल्ड में भी है, ऑनलाइन में भी होगा, तो कोई फर्क नहीं. अच्छा, सोशल मीडिया के पॉलिटिकल यूज को आप कैसे देखते हैं? आपका विचार क्या है? So politics is a part of our life. It's democracy is a part of our life. I think it's a proven way of governing the country for a long time. So I think political discussions जरूरत है online या offline. So I don't see a problem with it. So ये होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और बढ़ना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी और बढ़ना चाहिए. सो दूसरे दिन देखा कि अक्षय कुमार सेंट एन अपॉलॉजी. सोशल मीडिया से ये हुआ. सोशल मीडिया नहीं होगा तो ये रिएक्शन, आई विल टेक बैक माय एडवर्टाइजमेंट, आई विल डोनेट, वो सब नहीं होता. सो आई थिंक the connection between anybody with the real world is getting better with social media, and I think social media is for the better. There are a few things जो हम और अच्छे कर सकते हैं, उसका कोशिश है. मतलब पॉलिटिकल यूज सोशल मीडिया का किया जाना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे भी रोज़मर्रा के जीवन में हम इसके बारे में बात तो खूब करते ही हैं, वहाँ भी करें तो क्या बुरा है. और कूस में सबको स्पेस देगा, सब आएँ और सब अपनी अपनी बात कहें. आप लोग इसमें कोई दखल देना पसंद नहीं करते, क्योंकि एक बहस देखिए चारों तरफ अभी चल रही है कि एलॉन मस्क साहब ने तो पैसा इसलिए लगा दिया क्योंकि उनका मानना था कि फ्री स्पीच जो है उसको ख़तरा है. तो अमेरिका दुनिया भर में डेमोक्रेसी का डिफेंडर है, तो जाहिर है उनको फ्री स्पीच का डिफेंडर होना ही था, तो वो हो गए. तो पता नहीं मुझे अब वो फ्री स्पीच कितनी बचा पाएंगे कितनी नहीं. तो मुझे लग रहा है कि बिजनेस से ज़्यादा आप जैसे लोगों का जो प्लेटफॉर्म देते हैं, अब ये उद्देश्य रह गया है कि फ्री स्पीच को बचाया जाए. आप लोग बचा पाएंगे फ्री स्पीच को इस तरह से, जब देश में राजद्रोह के मुकदमे लगते हों कुछ भी कह देने पर? यहीं नहीं, पूरे दुनिया में, और हर पार्टी लगाती है. आप लोग सब मिलके कर लेंगे ये काम? इफ यू लुक एट इट, हम एनहांस कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑनलाइन. मतलब ट्विटर पे जो है इंग्लिश बोलने वाले 1-2% हैं,
98% कहाँ जाएंगे? हम्म। कहाँ बात करेंगे? कहाँ उनका जो रिएक्शन है, या तो फिर कल का मैच का, या तो फिर इलेक्शन का, या तो फिर क्या चाहिए उनको उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये कहाँ बोलेंगे? वो अभी भी जाके एमएलए के ऑफिस के सामने 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा वेट करके उनको बोलना। अगर सोशल मीडिया का पावर उनको देते हैं तो वो घर में बैठ के बोल सकते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है। जो लोकल ऑफिसेज है एमएलए का, उनको भी पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो कुछ सोल्यूशन दे सकते। तो आई थिंक सोशल मीडिया इज अ ग्रेट टूल। हम जो कर रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एनहांस कर रहे हैं, हाँ, एंड वी विल प्रोटेक्ट। सो प्रोटेक्टिंग इज गिवन. The fact that it was only limited to English speaking folks is what we are solving. जब सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें और क्या नए और यूनिक फीचर्स आप जोड़ने वाले हैं? जैसे अब तो हर प्लेटफॉर्म कोशिश कर ही रहा है तरह तरह की, हम ट्विटर पे स्पेसेस देखते हैं और हम तो करते भी हैं। आप लोग क्या नया लाने वाले हैं? आपकी प्लेट में क्या है? हम ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी के साइड में एक यूनिक चीज ला रहे हैं कि यू सीन फैक्ट चेकिंग, राइट? तो जो बड़े सोशल मीडिया करते हैं वो खुद ही फैक्ट चेकिंग करते हैं और बोल देते हैं। हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। ओके। अगर एक यूजर को डाउट है कि ये फैक्ट गलत है, सही है, गलत है, तो वो खुद ही जाके फैक्ट चेक के लिए भेज सकते। ओके। और हम लिस्ट करेंगे सभी फैक्ट चेकिंग एजेंसीज को, सभी, लाइक 20 होंगे तो 20, 50 होंगे तो 50। यूजर चूज कर सकते हैं, थोड़े बहुत फ्री होंगे, थोड़े बहुत पेड होंगे। तो ये डेमोक्रेटिक वे ऑफ फैक्ट चेकिंग। ओके। और उसका रिजल्ट जो है फैक्ट चेक का, वो हम दिखा देंगे ऊपर कि ये फैक्ट चेक हो गया है इस एजेंसी से। और अगर दो लोग जांच में दो अलग अलग नतीजे पाएंगे तो भी आप बता देंगे भाई देखिए ये स्थिति है, हमारा कुछ नहीं कहना है इसमें। हाँ, करेक्ट। हमारा उद्देश्य है कि हम अनबायस्ड रहे। तो इन ऑल आवर फीचर्स, इन एवरी लिटिल फीचर, यू विल फील द फैक्ट दैट वी आर अनबायस्ड। ओके। राइट? एंड यू विल, over a period of time, you will respect it. You will start feeling the difference between using other social media and वो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। So, ये एक फीचर है हमारा। ये है कि टेक्स्ट लिखने वाले इतने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वीडियो बनाने वाले और 10 लोग हैं। सो हम शॉर्ट वीडियो भी ला रहे हैं क्लिप्स करके। तो अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं पर बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। हम लाइव फीचर ला रहे हैं ऑलरेडी। बिजनेसेस को लाइव जाने के लिए एक फीचर है, पर इंडिविजुअल को लाइव होने के लिए भी एक फीचर डाल। और चैट रूम्स है जहाँ पे आप एक चैट रूम बना सकते हैं और ज्वाइन करके उस पर बातचीत कर सकते हैं। जैसे कि yesterday there was a match and people were joining a chat room with the match on and talking. So I think all of this will happen. So very exciting. एक छतरी के नीचे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कर रहे हैं वो कू कर रहा है बेसिकली। मैं क्लब हाउस याद आ गया मुझे आपके कहने से, और ट्विटर स्पेसेस याद आ गया। राइट। अच्छा, ये सब फीचर्स हैं, इनका इस्तेमाल धीरे धीरे होगा, लेकिन कुछ फ्लॉज बीच में देखे है ना, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कू चलाने में कुछ लोगों को। अभी कुछ हैं चैलेंजेस जिन पर आप काम कर रहे हैं? I think we've, as a 2-year-old company, if you use us now, you will feel like you're using any other international social media. Okay. हमारा यही मकसद है। सो अगर 2 साल में इतना कर सकते हैं तो 2 और साल में कितना दूर जा सकते हैं? नहीं तो आप बताइए कितना दूर जा सकते हैं। मैं ये पूछने वाला था 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? So we want to be the, see, last decade में चाइना ने बहुत सारे एप्स बनाए अपने लिए, और इतना सारा उनका टेक्नोलॉजी जो है ग्रो हुआ लोकली, और 2-3 एप्स जो है वो बाहर भी आ गए। जूम, टिकटॉक, राइट? सो हमारा गोल, हमारा ड्रीम है कि कू
इंडिया के लिए एक टिकटॉक मोमेंट बने, जहां पे इंडिया तो यूज करेंगे ही, उसके बाद और देशों तक पहुंच जाएंगे इसी ऐप। शुरू में कू का क्रेज खूब दिखा है, लेकिन क्या अब आपको नहीं लग रहा कि धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ है? आप लोग मार्केटिंग में कहीं थोड़ा पीछे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं है? आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? 30 मिलियन डाउनलोड है, 7-8 मिलियन हर मंथ का एक्टिव यूजर है। तो अगर आप दूसरे माइक्रो ब्लॉगिंग जैसे ट्विटर का नंबर्स देखते हैं तो हम ऑलरेडी 40% उनका है 2 साल में। वो ऑलरेडी 12 इयर्स से भारत में है। तो हाँ, आई थिंक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट विल बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ इंडिया। अच्छा, ऐसी खबरें हैं कि आप शॉर्ट वीडियोस का फीचर लाने वाले हैं और हर साइट पर ऐसे डेटा पर काफ़ी ट्रैफिक आता है और ऐसा कंटेंट जनरेट भी खूब होता है, हम देखते ही हैं। ज़्यादा कंटेंट के साथ कू ऐप पर आप कॉपीराइट नियमों का पालन कैसे करने वाले हैं? और अभी कॉपीराइट पर कू की चुनौतियां क्या हैं, क्या चैलेंजेस हैं? मतलब सब कुछ यूजीसी है। एक भी ऐसा कंटेंट नहीं है कि हम अपलोड करें। तो यूजीसी का जो रूल्स है वो 100% पालन कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। कुछ ऐसा चैलेंजेस नहीं है इसके ऊपर, कॉपीराइट के ऊपर। कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये ज़रूर पूछना कि पैसा किसका लगा है कू में। हालांकि अब तो बहुत कुछ गूगल पर लिखा आता है, पर आप बता दीजिए। So we are invested by financial institutions. Axel है, टाइगर है, 314 है, कलारी है। So इन सब का इन्वेस्टमेंट है जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है। जैसे हम बिजनेस का डिसीजंस होता है वो सब हमारा है, फाउंडर्स का। तो कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं है जैसे। और सब देसी हैं? हाँ, सब देसी हैं। बीच में एक चाइनीज था मेरा ख्याल है, उन्होंने स्टेक बेच दिए, वो बाहर हो गए। हाँ, यस। ऐसी अटकलें हैं फिलहाल, और क्योंकि आजकल खबर चल रही है और हम खबर का काम करते हैं तो मैंने कहा पूछ लूँ आपसे कि ट्विटर पर जो मस्क साहब हैं वो अब एडवर्टीजमेंट हटा सकते हैं। अटकलें ये भी हैं कि ऐसा हुआ तो वो यूज़र्स से ट्विटर यूज़ करने के पैसे भी ले सकते हैं। और फेसबुक तो खैर ये कह रहा है हम फ्री रहेंगे, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी है, हम चुका ही रहे हैं। तो फिलहाल ये सारी अटकलें हैं, लेकिन बात यह है कि कोई पैसे ले रहा है, कोई पैसे दे रहा है। कू पर क्या है क्रिएटर्स के लिए? आप हल्का से इशारा दे भी रहे थे, अब खुलकर ज़रा बताइए क्रिएटर्स के लिए क्या है, मोनेटाइजेशन को लेकर आप क्या प्लान कर रहे हैं? So we want creators to make money. Very clear. They add a lot of value to the Koo platform. Users add a lot of value to the Koo platform. They spend time. दोनों के लिए incentives होंगे. So advertiser माध्यम से जाएंगे तो जो भी पैसा बनेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यूजर और क्रिएटर को। अच्छा। एक लाइव सेशन होगा जैसे कि हम कर रहे हैं। किसी को अभी कुछ कंट्रीब्यूट करना है क्योंकि आप ये लाइव सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, आप ये टिकट भी कर सकते हैं। सो ये सब फैसिलिटीज हम दे देंगे ऐप पर। सो द अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी वी विल गिव। नाउ वेदर द क्रिएटर वांट्स टू मेक मनी आउट ऑफ अ सेशन और वांट्स टू कीप इट फ्री, तो उसका चॉइस है। सो हमारा, जैसे कि पहले भी बोला था, हमारा रोल है कि टूल्स दे, वो टूल्स को इस्तेमाल करना यूजर और क्रिएटर करना। आप हथियार दें, अब बाकी इस्तेमाल करने वाला जाने कैसे करेगा वो तो बाद में देखेंगे। अच्छा, मेरे आखिरी दो एक सवाल आपसे हैं। अभी क्या है कि लोग फेसबुक पर हों या ट्विटर पर हों, ये जो है ना ब्लू टिक की बहुत मारामारी है और एक फील आता है ज़मींदार टाइप का जब वो आगे वो ब्लू लग जाता है। हमने भी बहुत कोशिश की फेसबुक पर करने की पहले, अब तो खैर वो मोहमाया ख़त्म हो गया, लेकिन शुरू में सोचा कि होना तो चाहिए। ट्विटर ने इसको थोड़ा सा अभी डेमोक्रेटिक किया, बहुत सारे लोगों को मिला है। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि एक तो मैंने पाया कि आप आधार कार्ड या कोई भी सरकारी आईडी लेकर एक ऐसे राइट क्लिक कर देते हैं उसके सामने कि हाँ ये वेरीफाइड आईडी है, लेकिन वो पीले वाला निशान
वो आप कैसे बांटने वाले हैं? सो ये भी हम ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पे लिख चुके हैं क्लियरली कि डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन, व्हाट यू डू एंड हु यू आर इन सोसाइटी, किस किस को देंगे, किस किस को नहीं. एक्टर, पॉलिटिशियन, लोकल पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, स्पोर्ट्समैन, जर्नलिस्ट, मीडिया, ये सब कैटेगरीज में हमने क्लियरली डिफाइन कर लिया है कि क्यों देंगे, क्यों नहीं देंगे. ओके. तो इतना ट्रांसपेरेंसी तो कोई और नहीं दे रहा. हमने लिख के दे दिया है वेबसाइट पर एंड उसका पालन 100% कर. मैं करूंगा अप्लाई, मैं देखूंगा तब फिर बताऊंगा आपको. अच्छा, तो वेरिफिकेशन का मतलब है कि यूजर जेन्युइन है. कल कोई कानूनी दांव पेच हो गया तो फिर कू का क्या स्टैंड होगा? अगर ऐसा कुछ खेल हुआ फिर आप क्या कहेंगे? आपने तो वेरीफाई किया. मतलब एक सिनेरियो बताइए. अब मान लीजिए कि कू पर किसी ने प्रोफाइल बनाया और उसने अपना कोई दस्तावेज आपको जिस तरह भी अर्जी फर्जी दिया और आप लोगों ने उस पर विश्वास करके उसको दे दिया और आगे चल के ये एक कानूनी मसला बनता है, तो कू के बारे में क्या ख्याल होगा? मतलब अगर कू से पूछा जाएगा, कू क्या कहेगा? मतलब ये सेल्फ वेरिफिकेशन है, जो ग्रीन टिक है. आप क्या कर रहे हैं इसमें? वही मेरा सवाल था. ये तो सेल्फ हो गया आपका, आप जिनको दे रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर्स को बता रहे हैं कि आप एक आधार, आपका जो आधार नंबर है वो टाइप करके उस आधार से जुड़े हुए मोबाइल पर आपका ओटीपी आ जाएगा. वो ओटीपी लेके आप वेरीफाई कर सकते हैं. अगर आपने आपका आधार और ओटीपी किसी और को दे दिया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा नहीं. हमने प्रोसेस क्लियरली बता दिया. तो अगर किसी और ने आपका आधार इस्तेमाल कर दिया तो उसको टिक तो हम दे देंगे क्योंकि प्रोसेस फॉलो हुआ है. पर you will be the culprit for having given the OTP to people. तो हमारा एक क्लियर स्टैंस है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टिक लेने का, वो खुद का. अप्रमेय नाम आपका बहुत खूबसूरत है, अप्रमेय जिसको मापा ना जा सके. और आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में भी ऐसी ही बात की है कि उसको मापा नहीं जा सकता, हम उतनी देंगे. हाँ, वो अलग बात है, लॉ ऑफ लैंड क्या है, फिर उसके हिसाब से हम काम करेंगे. आपने सारे नियम कानून मान लिए जो अभी ताज़ा आए थे? कोई आपत्ति नहीं दर्ज की आपने? जब उन्होंने, सरकार ने पूछा था कि आप लोग स्टेक होल्डर्स हैं, आप बताइए कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोगों ने कुछ बताया हो? नहीं. सो हमने जो सारे रूल्स पढ़ के देखा तो यूजर के हिसाब से देखा कि यूजर इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग. तो हमें लगा कि यूजर को बहुत ही बेनिफिट है और एक सेफ जगह बना सकते हैं सोशल मीडिया, एंड वी कैन चेंज द रूल्स ऑफ द गेम. We shouldn't be following the same thing that was followed 15 years ago. We should change the rules of the game today because we're a new company. So हमको ये नहीं लगा कि कुछ प्रॉब्लम है उस नए रूल्स. और आखिर में बस यही कि आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहें, बताना चाहें कू के बारे में या अपने चैलेंजेस के बारे में, अपने प्लान के बारे में. अभी मैंने आपसे पूछा कि कुछ आप नया लाने वाले हैं क्या, तो वो ज़रूर बताइए. नहीं, हमारा जो डिजिटल आज़ादी है बहुत इम्पोर्टेंट है. 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस. अभी तक हमने सोशल मीडिया नहीं बनाया क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास इंटरनेट नहीं. अभी टाइम है जहां पे 600-700 प्लस मिलियन पीपल हैव एक्सेस टू इंटरनेट भी है और धीरे धीरे बढ़ने वाला है. करेक्ट. अभी हमारे पास एबिलिटी भी है कि हमारा खुद का सोशल मीडिया बने, हमारा खुद का और टेक्नोलॉजी बने. सो यूजिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Not being dependent on somebody else, becoming independent digitally is extremely important, and we want to be the first product. वो एक पहला प्रोडक्ट है जहां पे आप आके ये मूवमेंट चालू कर सकते हैं. डिजिटली आजाद होने का मूवमेंट जो है आप कू पे आके चालू कर सकते हैं. और भी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो है
यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा मैसेज है सभी लिसनर्स को कि यूज करें कू को और डिजिटल आज़ादी पाए। मैं तो बस यही उम्मीद करूंगा कि प्राइवेसी इज़ अ मिथ, ये जो एक पता नहीं तथ्य है या धारणा है, जो भी है, इसे आप लोग तोड़ें कम से कम, और बोलने की आज़ादी जिसका आप वादा कर रहे हैं वो ज़रूर दें। 2 साल हुए हैं आपको, तो आप कह ही सकते हैं और यही कह सकते हैं भाई पहले यूज़ करो फिर देखो, हम तो वादा ही कर रहे हैं। तो आपका वादा कितना पूरा आप करेंगे वो बात करेंगे हम आपसे जब और 1-2 साल हो जाएंगे ना, फिर एक बार हिसाब लेंगे जनता की अदालत में। बात करके मज़ा आया प्रमेय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब समय है वादों के मुताबिक आपके ख़त शामिल करने का। तो पहला ख़त जो आया है वो है पाकिस्तान के सिंध से अशफाक अली का। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर 21 अप्रैल को आया आपका पॉडकास्ट, सुना, बहुत ही उम्दा और बढ़िया था। इस बार आपने अक़दस अफजल को बुलाकर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन पर बातचीत की, जो कि अनबायस्ड लगी। मैं अगर आपकी तारीफ ना करूं तो ज़्यादती होगी। जिस तरह आपने हर सवाल के जवाब के लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट रखा, तो आपकी पाकिस्तान के बारे में की गई पढ़ाई क्लियर झलकती है। पॉडकास्ट के एंड में जो करण अर्जुन मोमेंट आया, आई रियली लव्ड दैट मोमेंट। आई होप कि दोनों तरफ से वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस पर कमी आए। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल जी। कोशिश तो भाई यही रहती है कि पढ़ लिख कर ही पॉडकास्ट हो, ताकि पढ़ाकू नितिन में आपको 4 किताबों के बराबर ज्ञान मिले। सुनते और लिखते रहिएगा प्लीज़। दूसरा खत है यमुनानगर हरियाणा से डॉक्टर विजय चौहान का। विजय लिखते हैं, नितिन जी नमस्ते, मैंने आज आपका प्रोग्राम पढ़ाकू नितिन सुना, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक और लाजवाब था। आपके द्वारा की गई ज्ञान की बारिश का अनुभव बहुत सुखद था। नितिन जी, मैंने बीए में इतिहास विषय का अध्ययन किया है और बाबर के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन कभी बाबर को जानने और समझने में ज़्यादा रुचि पैदा नहीं हुई। लेकिन पहले एपिसोड ने न सिर्फ बाबर के विषय में मेरे ज्ञान में वृद्धि की, बल्कि इतिहास पढ़ने की मेरी रुचि को और बढ़ा दिया। सुनने के बाद ऐसा भी लगा कि नितिन जी आपको इतिहास का प्रोफेसर होना चाहिए था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ाते तो बच्चों का भला हो जाता। प्रोग्राम इतना अच्छा था कि मेरे पास उसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। आपके अगले प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप हमेशा खुश रहें। विजय भाई, आप भी हमेशा खुश रहें। इतनी सारी तारीफ की आपने, लेकिन भैया प्रोफेसर मत बनाइए, हम तो स्टूडेंट ही खुश हैं। गलतियों की गुंजाइश बनी रहती है। तो ख़त लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सिलसिला बना रहे, बस इतना ही कहूँगा आपसे। और आप भी हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9953323303 पर। तो अगले गुरुवार फिर मुलाकात होगी पढ़ाकू नितिन के नए एपिसोड में, नए मेहमान के साथ। और आप भी अगर चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर या किसी खास आदमी से हम बात करें, आदमी औरत मतलब कोई भी, तो प्लीज़ बताइएगा। टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है पढ़ाकू पार्टी, उसे ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ बताइए। और बहुत सारी बातें होती हैं वहाँ पर, तो ज्वाइन तो करना बनता ही है। अब दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो।